बीवी चाहे सोना चाहे या ना सोना चाहे, उसको फिर भी शौहर के साथ में सोना पड़ता है। ये फर्क है अंग्रेज के मुआशरे में और हमारे। वी हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। क्या बात अच्छा, है? ऐसा नहीं है, हमारे दीन में ऐसा नहीं है, हमारे दीन में जबर नहीं होता है। छोड़ें आप, हमारे दीन में जबर नहीं है, करते हैं दीन की बात छोड़ें। ऐसा है, एक मिनट रुकें, मैं दीन इस्लाम की बात नहीं कर रहा। कुरान पाक की आयत है सर, प्लीज बात सुन ले, आयतों पे ना जाएं। पाकिस्तान के खून में नमक हरामी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पाकिस्तान का खाते हैं, मेजॉरिटी वो लोग जो है वो पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव तनकीद करते हैं। आज मैंने ये वर्ड सीखा, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मैंने अरविंद भाई से सीखा, इसलिए मैंने उसका एतराफ़ किया बरमला। जहाँ तक ताल्लुक है परवेज़ हूद भाई साहब का कि क्यों उन्होंने मुखालफत की, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि उन्होंने, अरविंद भाई ने ये बताया कि न्यूज़ की जगह वो किताबें देते, न्यूज़ की जगह वो मेडिकल देते, न्यूज़ की जगह वो फूड देते, ठीक है, न्यूज़ की जगह आटा देते। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मुखालफत थी न्यूज़ की, क्या वो इस कॉस्ट पे थी कि न्यूज़ की वजह से हमारे हाथों से किताबें छिन गई? क्या न्यूज़ बनाने की वजह से हमारे हाथों से आटा छिन गया, गंदम छिन गई? ठीक है, हमें कोई उसके ऊपर ऐसा बड़ा इफेक्ट नहीं था, बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट था न्यूक्लियर बनाने पर। उसकी मुखालफत क्यों? पहली बात देखें, इंडिया, अरविंद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके यहाँ हो सकती है, इंडिया बड़ा मुल्क था, वो न्यूक्लियर नहीं भी होता तो उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था। पहली बात, पाकिस्तान ने रिएक्शन में बनाया, नॉट एक्शन। इंडिया ने पहले डेटोनेट किया, तो पाकिस्तान, क्योंकि उसका डायरेक्ट एक एनिमी के रोल है हमारा, और हमारा डिफेंसिव रोल है, हमारी दिफाई फौज कहलाती है, ऑफेंसिव नहीं, हमारी डॉक्ट्रिन डिफेंसिव। तो डिफेंस का तकाजा है कि हमें फौरन उसको रिस्पॉन्ड करना। उन्होंने बैलिस्टिक बनाया, डिफेंस का तकाजा है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, ये हमारी कंपल्जन बन गई है। क्रूज का है हमारी कंपल्जन बन, टैंक्स इतनी हमारी कंपल्जन बन गई। एक मिनिमम डेटरेंस, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड की फोर्स आपको रखना पड़ती है। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ मेजर साहब, आपसे कुछ सीखना चाह रहा हूँ। मेजर साहब, दुश्मनी आपकी हमसे है, आउट ऑफ द वे जाके आपने बनाया, आप कहेंगे हमने बनाया, चलें एक बहस है, उसको अलग करते हैं। लेकिन ये है कि दुश्मनी आपकी हमसे, हमारी आपसे है। इस दुश्मनी की ज्यादा बड़ी कीमत आप ही ने क्यों चुकाई है? हिंदुस्तान कोई 1 या 2 बिलियन डॉलर मांगने के लिए आलमी जो इदारे हैं उनके पास क्यों नहीं जा रहा? और आप ही को 1-1 बिलियन डॉलर के लिए, एक न्यूक्लियर कुव्वत हैं आप, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर हैं, उसके बाद 1 बिलियन डॉलर होता ही क्या है? कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। तो उसके लिए एक न्यूक्लियर रियासत जब आईएमएफ के दरवाजे पे, वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे खड़ी होती है तो तकलीफ तो होती होगी। बिल्कुल तकलीफ के बात है। और मैंने इसका, शकील साहब इनको जरा रिस्पॉन्ड कर दें। मैंने इसका बरमला एतराफ़ किया। यही वजह है कि हमारे मुल्क में लोगों की इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस के साथ हमें भी हैं वो इकोनॉमिक्स, और इसका वजह यही है कि जनाब पुअर, आप कह लें कि पुअर गवर्नेंस, पुअर मैनेजमेंट, पुअर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसीलिए हम उस पर मुतालबा कर रहे हैं कि इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसको चेंज किया जाए, और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाए। इतने बड़े बड़े आपने सूबे बनाए हुए, उनको आप चेंज करें और इस सिस्टम को चेंज करें। कोई भी सिस्टम लाए, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे ट्राइब्रिड हो, व्हाटएवर। लेकिन मेरे साहब क्या वजह है? जहां तक ताल्लुक है आपका इस अंदाज में बात करना, आप जानते हैं कि 1 बिलियन की बात नहीं है आपका जो बात करने का अंदाज, कि 1 बिलियन डॉलर के लिए दरवाजे पे खड़े नहीं। इट इज अ पूरा पैकेज होता है, ठीक है। पैकेज ये होता है कि हमें मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, हमें पैसे का मसला नहीं है, हमें ग़िज़ाई मामला का मसला नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ तो मुल्क में लोगों ने ये भी कहा कि अगर हम डिफॉल्ट भी कर जाते हैं ना, हमें लोन की रिटर्न का मसला है, हमें फॉरेन एक्सचेंज का मसला है, हमें फ्यूल पेट्रोल लेना है उस फॉरेन एक्सचेंज से, हमें सिर्फ उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए हम जाते हैं। हमारे मुल्क में दौलत, पैसे की कमी नहीं है, आपसे कम नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जहाँ तक बिलियनर्स का ताल्लुक है, इन्होंने बताया बिल्कुल इंडिया के अंदर है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया के अंदर एक फ्लॉप फिल्म भी पूरे मुल्क में चल जाती है ना, वो पैसा रिकवर कर जाती है। तो ये एक एज है, हर किसी मुल्क का एक एज होता है, ये आपको एज हासिल है। लेकिन उसके बावजूद उस एज को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया, या कि आम आवाम आज भी उसी हाल में है जैसे पाकिस्तान में। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम, मैंने इसीलिए इनसे चैलेंज के साथ किया, आप सामने बैठे हैं, मैंने चैलेंज दिया है शायद शकील भाई को कि मुझे दिखा दें एरियल क्लिप ड्रोन के साथ। इन्होंने कहा मजदूर सुबह खड़े होते हैं, मजदूर सारे पाकिस्तान में खड़े होते हैं, कुदाले लेके, बेलचे लेके, ठीक है, वो छेनियाँ लेके बाहर, और बैठते एक जगह के। एनीबडी जिसको घर पे काम है, गाड़ी आती है, रुकती है, हाँ भाई कितना पैसा है, आज की दिहाड़ी क्या है, चलो यार ये काम करना है, कौन सा, वो लगा सर उसके पास एलटी मशीन, उसको ले जाए। तो ये एक जगह इनकी मार्केट होती है। मेजर साहब, कता कलामी के लिए माफी चाहता हूँ,
1950 की दहाई में, 60 की दहाई में आपका रुपया हमसे ज्यादा मजबूत था, आपकी ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा अच्छी थी। हमारे इकोनॉमी को देखकर तो पाकिस्तानी ताना दिया करते थे कि ये जो हिंदू ग्रोथ रेट से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वजह है? डू यू फील, आई वॉन्ट यू टू बी अ क्रिटिकल पेट्रियट, जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है, क्या वजह है कि आप उस रास्ते से कहीं ना कहीं भटक गए? कुछ तो गलत किया हो। अच्छा, सबसे पहला तो इस मुल्क सिर्फ में चार चार पार्टी है। मेजर साहब एक मैंने सबसे एक दो पहला चीजें और रीजन तो मेजर चंद साहब एक पार्टियां मिनट हैं इस मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज, चंद पार्टीज, जिनकी वजह से आज ये मुल्क अपनी जगह पे जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच सका। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन 50 चंद पॉलिटिकल पार्टीज 50 और 60 की दहाई में यही पॉलिटिकल पार्टी थी। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी सर अरविंद, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी सर अरविंद, टोटली चेंज है। आप ये कह रहे हैं तो सदर अयूब का दौर था, सदर अयूब का दौर था, उनकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, विच आई बिलीव इन, लेकिन वो रियासत तो पाकिस्तान की ही है ना जिसने तरक्की की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम सर चौधरी साहब एक मिनट, रियासत पाकिस्तान ने, फिर वो चाहे आपकी फौजी हुकूमत हो या कोई सिविल हुकूमत हो, डजंट मैटर, मैं ये सोचता हूं एज एन आउटसाइडर कि 50 और 60 के दिहाई में पाकिस्तान ने जो मुआशी तरक्की देखी, हमारे बड़े, मेरी माँ के नाना जो है भावन नगर मंडी के अंदर अपनी फसलें बेचने जाया करते थे, उनको ज्यादा अच्छी उनकी कीमतें मिलती थी। तो और आपके यहाँ पे जो कारें, मोटरसाइकिल्स, ठीक है, फिर ये जो रेडियो इक्विपमेंट, ट्रांजिस्टर वगैरह और ये सारी चीजें हमारे यहाँ लोगों के पास में ये नहीं होती थी, ये सहूलत जो आपके पास में उस वक्त थी। तो पाकिस्तान वाज फार मोर एडवांस्ड एट द टाइम। What happened? Where did you feel that the change occurred? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने हिंदुस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की 65 में, उसके बाद में पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया। उसके बाद मुसलसल फिर जो है मशरकी पाकिस्तान का दो लख्त होना, उसके बाद अफगान जिहाद में पाकिस्तान का शामिल होना, दूसरों के फड्डों के अंदर जाके और अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेस को लगा देना, और एक इन्फ्लेटेड ग्रोथ कि बाहर से पैसा आता रहेगा और उसी पर ही आपकी जो पूरी की पूरी मुआशी पॉलिसी है वो उसका जो है दारोमदार चल रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ड्राई अप होने लगे और उनका जो बैकलैश आपके ऊपर आया, उसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर वो दिन है और आज का दिन है, उससे उबर ना सके। अब ये है कि इस खित्ते के अंदर कोई जंग नहीं लगने लगी। मैं शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रहा था 2-3 साल पहले, वो कहने लगे तो देखते हैं जी, अगर कोई लोन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेहनत करेंगे। तो भाई आप पहले मेहनत करें, लोन मिल गया तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक सिक्योरिटाइज्ड जो एनवायरनमेंट है उससे बाहर निकल के और फिर पाकिस्तान को एक नए जाविये से अपने मुल्क को देखना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा जो ताल्लुकात हैं, उनको भी हमें सिक्योरिटी के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। मेजर तो साहब, आपकी राय हो सकती है, ये आपकी इंडिविजुअल की राय हो सकती है। अच्छा, ठीक है, हमारे अपने असबाब हैं, हमारे अपने जो एफर्ट्स हैं या फ्यूचर प्लान्स हैं, कॉन्टीजेंसीज हैं, वो हमारी अपनी है। मैंने आपको बताया, रीजन आपने पूछा पहला सवाल, तो मैंने आपको जवाब दिया कि नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टीज, नंबर 2 आपको देखना है तो ब्यूरोक्रेसी, नंबर 3 अगर आपको देखना है पाकिस्तान का जवाल तो पीआईए का जवाल पढ़ ले। जो पीआईए के जवाल में हुआ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो पाकिस्तान के जवाल में हुआ, लेकिन वहां पर पीआईए को बचाने के लिए हमारी डिफेंस फोर्सेस नहीं थी। पाकिस्तान को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये जरिया बनाया डिफेंस फोर्सेस का, पाकिस्तान बच गया। अदरवाइज ये तो जिस तरह सनतें खा गए, मुल्क आधा करा गए, ये तो पता नहीं क्या क्या खा जाते। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज सनतें भी दोबारा बहाल है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत भी चल रही है, डिफेंस आपके सामने खड़ा है। ठीक है, अब टाइम मिला है, क्योंकि कुछ अरसे ये जो रहे हैं, इन लोगों ने जिस तरह से सनतें खाई, जिस तरह से पीआईए को खाया, पीआईए का मॉडल एग्जैक्टली आप पढ़ लें, A to Z सेम टू सेम पाकिस्तान। वहां एयर लीग थी, ठीक है, वहां फला एरो लीग थी, ये सारी चीजें ये लोग खा गए। ठीक है, उसके तो बस नहीं चलता, वो पंखे भी उतार के खाए। ये लोग हैं जो, और ये अवाम को नजर नहीं आता। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, दिफाई अफवाज थी, उन्होंने हमेशा इंटरफेयर किया। परवेज मुशर्रफ साहब अगर आए तो उन्होंने उस वक्त का खजाना देख लें, उस वक्त की तरक्की देख लें। ठीक है,
और वैसे भी हम इस्लाम का अगर जहाँ तक ताल्लुक है तो इस्लाम को डेमोक्रेसी पे उस तरह ये बिलीव नहीं करता। बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी इस वक्त की दुनिया में, आजकल के दौर में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उसके अंदर आपका वोट और एक स्वीपर का वोट बराबर है, ये मैं नहीं मानता। अच्छा मेजर साहब, आपने मजहब के हवाले से बहुत सी बातें की और आपने कहा कि हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव है। सर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, अखबारों में मौजूद है कि जितनी भी हमारी जंगें हुई पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ। फिर आपने दीन की रिक्वायरमेंट्स की बात की, रिलीजियस की रिक्वायरमेंट्स की बात की, तो वहां तो ये कहा गया है कि अपने घोड़े तैयार रखो, ठीक है ना? तो क्या हम उसको लिटरली लेंगे? और फिर आपने जिहाद की भी बात की। तो सर, अगर इन बातों में हम पड़ जाएंगे ना, तो फिर हमारी जो स्टेट है ना, वो एक इट विल बिकम एन अरीना फॉर थियोलॉजिकल डिबेट। एक मौलवी ये कह रहा होगा, एक लिबरल आदमी दूसरे तरीके से कह रहा होगा। मसलन सूरत तौबा की 29वीं आयत है जिसमें मुसलमानों से कहा गया है कि तुम यहूदो नसारा के साथ जिहाद करो, अहले किताब के साथ जिहाद करो, जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाएं। जो मुसलमान जिसको हराम कहते हैं वो हराम ना कहें, और या फिर वो जलील होकर जिजिया दें। तो क्या आज के जमाने में आप इस पे अमल कर सकते हैं? फिर सूरा, एक और सूरा है, आई थिंक अल-माइदा है, कि यहूदो नसारा के साथ दोस्ती मत करो। तो फिर अमेरिका के साथ आपकी दोस्ती जो थी, जिन्ना साहब ने शुरू की थी जो, उसकी क्या थियोलॉजिकल बेसिस रह जाती है? चाइना के साथ आपकी दोस्ती है, चाइना तो अहले किताब भी नहीं है भाई। आप कहते हैं कि हमारी दोस्ती समुद्रों से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है, थियोलॉजिकल बेसिस क्या है? लंबा सवाल करते हैं, मैं सवाल ही भूल जाता हूँ। मैं सर इतनी देर सवाल ही भूल जाता, आप मिसालें देना शुरू होते हैं। चाइना भाई, आपने एक बात की कि क्या इस्लाम खिलाफ है दोस्ती का, ये बात करें, उसका जवाब आ जाएगा, उसमें चाइना वाइना खुद ही कवर हो जाएगा। जी, आपको मैं जितना टाइम चाहेंगे मैं दूंगा। देखिए, आपने एक बात की कि अल्लाह हमारे साथ सवाल भूल जाऊंगा ये सर कोई बात नहीं। आप देखिए, आपने कहा कि हमें अल्लाह की मदद हमेशा हासिल रही और हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बहुत अच्छा डिफेंस भी किया। तो सर 1971 में क्या हुआ था? उस वक्त भी तो फौज की हुकूमत थी ना। और जापान की, सर सुन ले, जापान की आपने बात की कि जापान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो अमेरिका उनके ऊपर ये हिरोशिमा और नागासाकी पे बम न फेंकता। एक जापानी से किसी ने ये पूछा था कि क्या ख्याल है अगर आपके पास बम होता तो ये होता? कहता हम इतने क्रेजी हो चुके थे, पागल हो चुके थे उस वक्त, हमारे पास होता तो हम नागासाकी और हिरोशिमा से पहले अमेरिका पे ये बम फेंक देते, जैसे हमने वो किया था, जहाजों से हमला किया था उनकी जो वो पर्ल हार्बर थी। तो वो कहते हैं कि मैं आज आपके सामने जिंदा ही ना होता, अगर हमारे पास बम होता तो हम तो पहले फोड़ देते ये, और अमेरिका पूरे जापान को तबाह कर देता। तो सर, ये जो आर्गुमेंट है ना, इनको थोड़ा तनकीदी तरीके से भी देखा करें। जी, आप बताइए। तनकीद होती है लॉजिक से। ये कह देना कि जनाब मैं वाजपेयी साहब के साथ बैठा तो वाजपेयी साहब ने मुझसे ये बात की, या फला जापानी मिल गया, फला बंगाली मिल गया, उसने ये बात कर दी। मतलब ये कोई, आप मुझे बताइए कि अगर आप फोरम पे बैठे इस तरह की बातें करेंगे और मुझे कहेंगे कि जनाब लॉजिक से, तो लॉजिक तो नहीं है, इट इज इलॉजिकल टोटली। पहला सवाल आपका था, आपने बात की सूरह तौबा की। पहली बात तो ये कि सूरह तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू हुई, ये वाहिद आयत है जो कुफ्फार पर, जो अल्लाह के दीन का इनकार करने वालों पर एक अजाब के तौर पर, अल्लाह की सुन्नत के तौर पर नाज़िल हुई। आपने मुझसे कहा था इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे, अभी अरविंद भाई बैठे हैं, ये मौजू नहीं है, लेकिन आपने इसको गलत आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया। इंतहाई शर्म की बात है, मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो मक्का में लोग थे उनके बारे में बात की कि जनाब इनको 40 दिन का मौका दे दो, इनके जो मुआहदे हैं अगर वो मियाद की कंडीशन उसमें नहीं है तो इनकी तरफ वापस कर दो, जिन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इन लोगों ने जब मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर दी, हमने किसी मुआहदे की नहीं की। इनमें यहूदी शामिल है, क्रिश्चियन शामिल है, जो भी हैं, इन्होंने अब मौका आ गया है कि अब इस्लाम फैल गया है, फतह मक्का हो चुकी है। अब आपके पास अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब अल्लाह के दीन को मानने वाले इनकारी करते हैं तो अल्लाह ताला अपना अजाब नाजिल फरमाता है। ये पहला मौका हुआ है कि अल्लाह की सुन्नत में कि किसी नबी के मानने वालों के पास एक हुकूमत आई। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक हुकूमत आ गई और वहाँ पे दीन कायम हो गया, जिसे अकामत दीन कहते हैं, और मौलाना वहीदुद्दीन साहब और गांधी साहब इसका इनकार करते हैं। एनीवे, बातों में मैंने पॉइंट भी डाल दिया सी। तो ये वहाँ से ये आप उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर 40, उनका क्या हज के ऊपर भी ऐलान कर दिया जाए, वहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं, उन्हें बता दिया जाए कि देखिए आपके पास 40 दिन, आप या तो निकल जाएं या इस्लाम कबूल कर लें। अगर यहाँ ही रहना है तो भाई इस्लाम कबूल कर लें,
और नहीं भी रहना, चलो आप यहूदी रहना चाहते हो यहूदी रह लो, लेकिन फिर हमें आपकी प्रोटेक्शन करनी है, अपनी प्रोटेक्शन का टैक्स देंगे आप हमारे मुमलिकत में जिस तरह बाकी लोग देते हैं आपको, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, मुसलमानों से भी करेंगे हम आपकी प्रोटेक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे इस्लाम आ चुका है, उसका आप हमें जजिया जजिया टैक्स के, यार हमें पैसे दोगे, हम तुम्हारा दिफा संभालेंगे, हम कन्फेडरेशन करेंगे, आप आज़ाद होगे अपने दीन के अंदर, आपके चर्च, आपके मंदिर, आपका हर चीज़ जो है वो हैकल वो आज़ाद होगा, उसमें कोई होगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर मौजूद है। अच्छा, अगला सवाल था फिर आपका कि जापान का, तो नहीं चाहता कि जापान पे अगर एटम बम होता वो मार देते, ये फिर 71 भी आपने बीच में डाला, 71 वाज अ लिमिटेशन, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, 71 वाज अ लिमिटेशन जियोग्राफिकल लिमिटेशन, 5000 किलोमीटर दूर एक मुल्क के अंदर 32,000 की वहां फौज, चलो 40 कर लो यार, इससे ज्यादा आप कहीं पे भी रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते, मैं आपको चैलेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 40,000 की फौज वहां कन्फाइंड हो, और ये देखिए आप शक्ल में देख नहीं रहे, इस तरह से इधर देखेंगे, इस तरह से चारों साइड से तकरीबन 3.5 साइड से बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, 4,500 से ज्यादा किलोमीटर की उसके साथ बॉर्डर लगती है इंडिया की। अगर पाकिस्तान इधर होता और बांग्लादेश इंडिया होता, हम 1948 में उस पर कब्जा कर चुके होते, जैसे आपको जैपनीज ने बताया ना, ऐसे मेरी बात कहीं कोट कीजिएगा कि 48 में हम कब्जा कर चुके होते, इतना वो वल्नरेबल था। 1948 में मौलवी फजलुल्लाह, जिनका आप नाम लेते नहीं थकते, जिनके बच्चों के इंटरव्यू पता नहीं क्या क्या आप कर रहे, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जनाब पेश की थी, करारदाद मानते हैं, लेकिन उन्होंने ही वहां पे जाके ऐलान किया और कायद आज़म को जाना पड़ा और कहना पड़ा कि जनाब ये एक इस मुल्क के अंदर 2 ज़बानें नहीं हो सकती। यू मे डिसएग्री विद दैट, हर चीज से डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, अपना हर किसी का अपना राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लेकिन ये चीजें तो 48 से शुरू हो गई थी शकील भाई, लेकिन उसको जो फ्यूल दिया गया वो आप जानते हैं कि किस तरह से याहिया खान ने 2 दफा 3 दफा मौका मिला कि वो पार्लियामेंट का इजलास बुला लेता, तो थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। एनीवे, आप बात करते हैं जापान की, तो जापान का आप सारी दुनिया जानती है, इस चीज को डिनाई करना, एक बच्चे के मुंह से कि जी मेरे से एक मुलाकात हो गई थी, एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, मैं टोक्यो में गुजरा था, वो वहां बैठा हुआ था, फकीर पैसे ले रहा था, उसने मुझसे, बाबे ने ये बात कर दी, ओ भाई ये बातें नहीं होती, सारी दुनिया जानती है। इसीलिए आज देखिए वही परमानेंट सीट के ऊपर बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जो न्यूक्लियर पावर है, वही बैठे हुए जो पूरी दुनिया का नक्शा चला रहे हैं। आज पाकिस्तान भी मिडिल प्लस पावर हो गया, इंडिया भी आज है, हम इंडिया के खिलाफ नहीं, हमारे कोई, फिर आपने कहा नफरत नहीं है हिंदू से, अल्लाह माफ करे, ऐसी इस्लाम नफरत की तालीम नहीं देता। मेरे साथ अरविंद साहब बैठे हैं, मैंने क्या कहा इनको कि मैं इनको बाउ करता हूँ, मैं इनको उस्ताद मानता हूँ, ये हिंदू हैं सिख जो भी हैं, ठीक है, ये मेरे लिए मोहतरम है, इनकी जान माल की इज्जत मोहतरम है। इस्लाम की जहाद के कवानीन पढ़ने शकील भाई, उसमें कहा कि दरख्त नहीं काटना और बच्चे पे हाथ नहीं उठाना जंग के दौरान, बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना, और जो जवान तलवार लेकर अगर सरेंडर कर दे उसको वो अमान मांगे, उसको अमान तक छोड़ के आना। जनाब अगर उनका राम है और ईश्वर है और वो उसको यकता समझते हैं कि सबसे अल्टीमेट वो है, तो वही अल्लाह है, हम तो उसको भी अल्लाह समझते हैं, उसको भी, ईश्वर को भी और भगवान को भी हम वही समझते हैं। बीवी चाहे सोना चाहे या ना सोना चाहे, उसको फिर भी शौहर के साथ में सोना पड़ता है। ये फर्क है अंग्रेज के मुआशरे में और हमारे। वी हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। क्या बात अच्छा, ऐसा नहीं है, हमारे दीन में ऐसा नहीं है, हमारे दीन में जबर नहीं होता है, छोड़ें आप, हमारे दीन में जबर नहीं है, करते हैं दीन की बात छोड़ें, ऐसा है, एक मिनट रुकें, मैं दीन इस्लाम की बात नहीं कर रहा, कुरान पाक की आयत है सर, प्लीज बात सुन ले, आयतों पे ना जाएं। आज पाकिस्तानी मेजर को नींद नहीं आएगी। अरविंद भाई ने क्या गजब का जवाब दिया है। ये भारत की तुलना करते हैं, भारत के साथ compete करते हैं, कहते हैं भारत ने अगर परमाणु हथियार बनाए हैं तो हम भी हथियार बनाएंगे, भारत ने अगर मिसाइल्स बनाई हैं तो हम भी मिसाइल्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें जवाब देना है। एक चीज़ बताओ यार, भारत ने तुम्हारे ऊपर पहले हमला कब किया? कभी नहीं किया। आई गेस अगर आप इतने ईमानदार होंगे तो आप सही जवाब देंगे कि भारत ने पहले कभी अटैक नहीं किया। आप लोगों ने भारत को उंगली की है, उसके बावजूद भारत अभी तक शांति से बैठा हुआ है। लेकिन तुम लोगों को झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती है। आज बात आप कर रहे हैं राम की, कर रहे हैं आप गीता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके भगवान में भी, अगर आप उसको सुप्रियर मानते हैं तो हम उसमें भी अपने अल्लाह को देखते हैं। टीवी पर जो आप ये बयानबाजी कर रहे हैं ना, क्या हकीकत में कोई भी पाकिस्तानी इस चीज़ को मानेगा? नहीं मानेगा। इनफैक्ट आप खुद नहीं मानेंगे। अगर मानते तो शायद आपकी जो जिहादी सोच है ना वो नहीं होती।